श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विष्णुद्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से दिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम आपके लिए नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं और पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग आज के तारे विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के लिए सूर्यता और अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए, इसे ताराबलन कहते हैं और यह मूलतः तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज चंद्रमा विभिन्न राशियों में जन्मे जातकों के लिए क्या संदेश लेकर आया है सूर्यता और अशुभता के संदर्भ में, और इसे चंद्र बलम कहते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग यह मुहूर्त ज्योति से संबंध है, इसे चौघड़िया कहा जाता है। यह शुभ कार्य करने हेतु या कार्यों में शुभता बनाए रखने हेतु मुहूर्त बताता है, शुभ और अशुभ काल बताता है। इसकी उपयोगिता काफी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए YouTube पर हमने हिंदी और अंग्रेजी में भी वीडियो पोस्ट किया है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में और 5वां अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंध। अंकों को के अंक में हम जन्म लेकर अंकों के साथ ही हम खेलते बढ़ते हैं और पूरे जीवन काल में अंक हमारे साथ रहे। हम अंक हमारी प्रतिस्पर्धा अंकों से ही होती है, हमारी उपलब्धियां अंकों से ही गिनी जाती है। इसलिए अंकों को जानना, पहचानना, उसे समझना, उसका सही उपयोग करना इस प्रस्तुति का उद्देश्य है। तो चलिए आइए अंकों को जाने, समझें और उसे सही उपयोग करने के लिए थोड़ा सा हल्का सा प्रयास करें। बहुत सीखना बहुत आसान है, उसे समझना भी आसान है और याद रखना भी आसान। और इसी प्रस्तुति में आज के अंक किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए शुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए। तो 5 भाग इस प्रस्तुति का बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक, उपयोगी तथा सार्थक सिद्ध होने वाला है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक। गले में थोड़ा खराश है, इसलिए पूरी वार्ता को संक्षिप्त रखने का प्रयास करेंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। तो चलिए चलते हैं दैनिक पंचांग में। और पंचांग में जाने के पूर्व यदि हम पंचांग में प्रवेश करते हैं और पंचांग की चर्चा न करें तो पंचांग की चर्चा अधूरी सी प्रतीत होती। पंचांग हमारे जीवन में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम केवल नहीं है, यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबका आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को जीवन में देखते हुए हम सब अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए पंचांग पुनः बता दें। पंचांग की महत्ता को देखते हुए पंचांग का आइए हम सब अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को
अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ, श्री राम का उच्चारण करते हुए जय श्री राम। और स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग में। आज एक दिनांक 21 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व, विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:31 पर, सूर्यास्त संध्या 5:04 पर। Sunrise at 6:31 a.m. and sunset at 5:04 p.m. आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा में सुख पाना। पंचांग के पांचों अंक, तिथि वार रविवार, तिथि प्रातः 9:10 तक प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात द्वितीय तिथि, द्वितीय जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 3:36 तक पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़। योग अपराह्न 4:36 तक वृद्धि, तत्पश्चात ध्रुव और करण प्रातः 9:10 तक भव, तत्पश्चात रात्रि के 10:03 तक बालव और फिर कौलव। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी सूरता कितनी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक प्रतिपदा तिथि है तब तक भोलेनाथ शमशान पर है, यानी प्रातः 9:10 तक, जो कि शुभ नहीं है। तत्पश्चात भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में होते हैं, द्वितीय तिथि आरंभ होने के बाद और जब तक द्वितीय तिथि रहती है। भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः महत्वपूर्ण मुहूर्त शिवाय। अब में के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त के 11:27 से 12:09 तक, अमृत काल रात्रि 10:21 से मध्य रात्रि 0:06 तक, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि जो दोनों कल कल भोर में 3:36 से सूर्योदय तक यानी 6:32 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:33 से 2:15 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 5:01 से 5:28 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:51 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। राहु अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:45 से 5:04 संध्या तक यानी सूर्यास्त तक। राहु अशुभ मुहूर्तों में राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए राहु काल पर हमने साप्ताहिक कैलेंडर आपके लिए, आपके उपयोग के लिए हमने यूट्यूब पर रखा है, ताकि आप साप्ताहिक कार्यक्रम में शुद्धता बनाए रखने हेतु राहु काल का उपयोग कर यह सुनिश्चित कर सके कि आपके जो कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं हैं, वह शुद्धता की ओर ले जाने वाली। आप जरूर देखें और उसका उपयोग करें। कुलिक काल आज अपराह्न 2:26 से 3:45 तक, यमगढ़ दिन के 11:46 से 1:07 तक और वर्ज मुहूर्त दिन के 11:51 से 1:36। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार हमारे बृहस्पति देव कमजोर अवस्था में है, शुक्र देव राशि परिवर्तन किए हैं इसलिए बाल्यावस्था में है, और शनि देव बकरी से मार्गी में हुए हैं इसलिए बाल्यावस्था में है। ये तीनों कमजोर हैं। और सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव तथा शुक्र देव, ये तीनों
धनु राशि। ये चारों, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगल देव और शुक्रदेव, ये चारों ग्रह धनु की राशि, और शनि देव मीन राशि में है। इसलिए कुल 5 ग्रह बृहस्पति देव की राशि में। सबसे शक्तिशाली ग्रह राशि के अनुसार बृहस्पति देव होता है। अग्नि की राशि में ज्यादा ग्रह का बैठना, सूर्य देव खुद अग्नि करके ग्रह है, चंद्रदेव अग्नि, सॉरी, मंगल देव अग्नि के ग्रह है, धनु राशि अग्नि राशि है, और इन इस ग्रह में चंद्रदेव जलीय राशि है, शुक्रदेव जलीय राशि। ये दोनों को वहां पर बैठना थोड़ी सी कुछ परेशानियां ला सकता है, कुछ लोगों को एग्रेशन हो सकता है, सावधानी बरतें। विशेष चर्चा कभी फिर, क्योंकि प्रस्तुति यहाँ लंबा हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए दे कि सूर्य चंद्रदेव अस्त में है, मंगल देव अस्त में, शुक्रदेव भी अस्त है, और अग्नि राशि में ये सभी धनु राशि बैठे हुए। यद्यपि बृहस्पति की राशि है, फिर भी इच्छाएं बढ़ सकती हैं, क्रोध हो सकता है, मन को दबाना पड़ सकता है। तो चलिए आज के राशि के अनुसार देखें। यदि मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। सबसे ज्यादा अगर ग्रह की शक्तियों के अनुसार देखें तो चंद्र और शुक्र की राशियों में कोई ग्रह नहीं है, बृहस्पति की राशि में 5 ग्रह, मंगल और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु के नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह है। और जो जो अपने नक्षत्र में 3 ग्रह है वे हैं बुध देव, बृहस्पति देव और राहु देव। इस प्रकार नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो केतु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव और शुक्र देव के नक्षत्र में 2 2 ग्रह, और सूर्य चंद्र मंगल तथा शनि, ये 4 ग्रहों के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं। दूसरा भाग में आपका स्वागत है। आज के नक्षत्र के अनुसार आज के तारे विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के लिए क्या शुभता और अशुभता के संदेश लेकर आए, इसे ताराबलम कहते हैं। और यह ताराबलम के सामने आपके समक्ष प्रस्तुत है। इनमें नक्षत्रों के नाम 2 जगह लिखे हुए, एक ताराबलम के समक्ष, एक ताराबलम के पीछे। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वो विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों की, यानी जन्म पत्री में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनकी सूची। आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है वहां इसी कॉलम से पकड़े, और फिर आज जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां से आप इनको देखें, चंद्रमा कहाँ पर है और उन किस नक्षत्र में है, और दोनों को मिलान करें। ये जो मिलान करेंगे आप, ये जो मिलान करेंगे, जहां मिलन होगा वो वही आपके आज की शुद्धता और अशुद्धता की, मतलब वही आपकी आज की स्थिति है। कुल 9 तरह की स्थितियां बन सकती है। आज का आपका तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, मित्र, नैधन्य, मित्र या मित्र में हो सकते हैं। ये 9 तरह की स्थितियां बन सकती है। यदि आज आपका तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में है तो शुभता की ओर इशारा है, और
वही यदि आज जन्म विपत प्रत्यय और नैथन में आपका तारा जाता है तो वह अशुभता की तरफ इशारा करते हैं, अशुभता की तरफ के संदर्भ में सूचित करते हैं। और जब भी जन्म विपत प्रत्यय या नैथनी में हो तो हम उसे अपने दैनिक कार्यों में सावधानी, पूर्व आरंभ किए हुए कार्यों को समाप्त करना और उसमें कार्य करते समय सावधानी बरतना, साथ ही साथ नए काम को आरंभ नहीं करना, ये संदेश आज के अशुभ तारे देते हैं। और साथ ही साथ हमारा अनुरोध है कि इस अशुभता को शुभता में परिवर्तन करने हेतु कोई जोखिम नहीं, नहीं तो संभावना होती है कि आपका जो उपाय है वह कार्य नहीं किया और आपका कार्य शुभता से अशुभता में जो आपकी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप नहीं हुआ। यह ताराबलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ताराबलम केवल आज के बारे में बताता है और चंद्रमा की एक ग्रह के बारे में बताता है, किंतु तारा 9 तारा चक्र पद्धति विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए कौन कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन कौन से ग्रह पीड़ादायक होंगे, चुनौती देंगे, पूरे जीवन काल के बारे में वह बताता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह की स्थिति बताता है। इस ये सभी ताराबलम के 9 तारा चक्र पद्धति से जब हम जान जाते हैं कि कौन से ग्रह हमारे जीवन काल में शुभकारी है, कौन से अशुभकारी, तो उससे दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और जीवन में हमसे मिलने वाले व्यक्ति कौन से शुभकारी, कौन से चुनौती लेकर के आ सकते हैं, ये सभी हम इससे जान सकते। इस पर हमने इस दिन पर यूट्यूब पर पोस्ट करके भी रखा है, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को एक सूचीबद्ध की गई, 9 नक्षत्रों का 3 समूह बना। पहला समूह 1 से 9 तक, दूसरा समूह 10 से 18 तक और तीसरा 19 से 27 तक। और यह सूची इस तरह से जो आपके समक्ष है। अब ग्रहों को रखा गया महादशा के क्रम में, पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और हर श्रेणी में से पहला ग्रह नक्षत्र को लेकर उनको संबद्ध केतु देव से किया गया, पहले ग्रह से, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र के स्वामित्व केतु देव हुए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र के स्वामित्व शुक्रदेव, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र के स्वामित्व सूर्यदेव, चौथा 13वां 22वां के स्वामित्व नक्षत्र के स्वामित्व चंद्रदेव और अंत में 9, 18 और 27वां नक्षत्र के स्वामित्व बुधदेव को दिया गया। और यह सूची इस प्रकार। अब फलित कैसे करते हैं? इस सूची को आप सही कर रख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए यह सूची अच्छी सूची। अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। आप अपने जन्म नक्षत्र को देखें, चंद्रमा किस नक्षत्र में जन्म कुंडली में बैठे हैं, वही आपके नक्षत्र होते हैं, इनको चिन्हित करें इस सारणी से और उसे संबंधित ग्रह को देखें। आपके जब ग्रहों की जो शुभता अशुभता है उसकी गणना यहीं से आरंभ होती है, यानी पहला ग्रह वही ग्रह बनते हैं जिन जो नक्षत्र स्वामी बनते हैं आपके जन्म कुंडली में बैठे नक्षत्र चंद्रमा के। मान लीजिए आज का आपका जन्म कृतिका उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो आपका पहला ग्रह सूर्यदेव बनते हैं, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा राहु, पांचवां बृहस्पति, छठा शनि, सातवां बुध, आठवां केतु, नौवां शुक्र, ये ग्रह बनते हैं।
और आपका पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, यानी वो अशुभता के श्रेणी में रहते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह ये शुभ फलदायी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभकारी होते हैं। अब आप खुद बताएं कि सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए चंद्रमा, राहु, शनि, केतु और शुक्र शुभ फलदायी होते हैं। तो पूरे जीवन काल में इनका जो दशा महादशा का फल होगा यह शुभदायी होगा। और इसमें हम यो जा हम यदि सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक हम हैं तो योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं और उसको शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वही यदि हमारा दशा महादशा सूर्य का, मंगल का, सूर्य, मंगल, बृहस्पति या बुध का हुआ पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, तो वैसे स्थिति में हम अपने आप को सावधानी बरत सकते हैं और शुभता सुनिश्चित करने हेतु हम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं मानसिक रूप से, क्योंकि अशुभ है। और ऐसे व्यक्ति जन्म कुंडली में बैठे उसी तरह से ग्रहों को पहचान सकते हैं। और इन नक्षत्रों में जन्मे जातक पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इन नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक हो सकते हैं। तो इनसे दोस्ती करने में, इनसे कोई भी प्रतिबद्धता में या कोई भी एग्रीमेंट करने में, पार्टनरशिप करने में हमें सावधानी बरतनी होगी। दूसरा ग्रह चंद्रमा होते हैं, इसलिए सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए चंद्रमा में जन्मे जातक से यदि बिजनेस पार्टनरशिप होता है तो वह शुभ फल देता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित ये कार्य करने से इनके लिए संपत्ति का कारक हो सकता है। ये सभी सूचनाएं नव तारा चक्र पद्धति से जानी, इसलिए ये काफी उपयोगी है। आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमने YouTube पर जो पोस्ट करके रखा है आप उसे जरूर देखें, जिसमें हमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली की भी चर्चा की, नव तारा चक्र पद्धति। तो चलिए वापस चलते हैं आज के तारा बलम क्या संकेत दे रहे हैं शुभता अशुभता के बारे में। थोड़ी हम जल्दीबाजी चल रहे हैं इसलिए गले में थोड़ी समस्या है, इसलिए क्षमा प्रार्थना। आज चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और उसके बाद रात्रि के 3:36 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, उसके बाद वे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाते हैं। यदि जाते आपका जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग जन्म में होता है क्योंकि पीड़ादायक है, दूसरा भाग संपत्ति का कारक होता है। वही यदि आज का जन्म यदि पूर्व पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है तो पहला भाग प्रत्यरी का है जो कि अशुभता देता है, दूसरा भाग साधक का है जो शुभता का है। चाहे इस भाग की प्रस्तुति के आरंभ में हमने कहा था कि जब भी आपका तारा आज का अशुभता की ओर बताता है तो दैनिक कार्य में सावधानी, नया कार्य आरंभ नहीं करें और पूरा जो पहले से आरंभ कार्य हो चुके हैं उसमें शुभता बनाए रखने के लिए थोड़ा सावधानी रखें, लेकिन कार्य का निष्पादन करें, रोके नहीं, नया कार्य आरंभ न करें। साथ ही साथ अशुभ तारा जो आज का संदेश दे रहा है, अशुभता का आज का तारा इस अशुभता का संदेश दे रहा है, उसे शुभता में परिवर्तित करने हेतु कोई भी उपाय करके जोखिम न दें। केवल ज्ञान के लिए हम एक किताबों में लिखा है वो प्रस्तुति आपको दे रहे हैं, न कि उसका उपयोग करने के लिए। उपयोग करके जोखिम लेकर अपने शुभ जो फल है उसको अशुभता में परिवर्तित करने का जोखिम है। तो आज का तारा यदि जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, और निर्धन्य है तो मूर्त त्याज जरूरी है, फिर भी मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। यह किताबों में लिखा। तीसरे भाग में आपका स्वागत है। तीसरा भाग आज का राशिफल के अनुसार, यानी आज के राशि के अनुसार आज कैसा दिन, चंद्रबलम कहते हैं। आज चंद्रमा धनु राशि में है
और अस्त भी है। साथ ही साथ इनके साथ सूर्य देव इनको अस्त कर रहे हैं, मंगल देव जो अस्त होते हैं पहले से, और बुध देव, बृहस्पति देव, सॉरी, और शुक्र देव इनके साथ बुध आने वाले। तो आज के बारे में केवल चर्चा करते हैं। आज चंद्रमंडल के अनुसार जिस राशियों के लिए शुभता और अशुभता की बात है वह है मिथुन, कर्क, तुला, धनु और कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। इस राशि वाले जातक और सावधान, इस देव का ध्यान करें ताकि आपके कार्य में शुभता। इन शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं चौथे भाग में। चौथा भाग चौघड़िया जो में मुहूर्त ज्योति से संबंध है वह है। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य हम कर रहे हो उसमें शुभता सुनिश्चित करने के लिए वह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। कौन सी अवधि शुभ है, कौन सी अवधि नहीं। इसका उपयोग हम कोई भी कार्य जिसमें हम शुभ कार्य को आरंभ करें उसमें उपयोग किया जाता है। पूजा पाठ या पहली बार कार्य किए जाने वाले कार्यों से भी, विभिन्न ग्रहों से संबंधित कार्य, या अंत में हम एक संक्षेप में कहें जिस कार्य में हम शुभता सुनिश्चित चाहते हैं, शुभता है, उस कार्य के लिए यह उपयोग। यही वजह है कि हमने YouTube पर हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अपने YouTube पर पोस्ट करके रखा। आप उसे देख सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर उसका सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए संक्षेप में चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया होते हैं। 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं। और जब 7 दिन सप्ताह के होते हैं इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हो सकता है। पुनः बता दें, जो 8 आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हो सकता है, चाहे वो दिन का हो या रात का हो। और इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है। लेकिन किंतु हम जानते हैं कि हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों से भी हो जाता है। और ये ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उद्देश्यों आदि के लिए अधिकृत। और इस प्रकार हम विभिन्न ग्रहों से विभिन्न ग्रहों से संबंधित कार्य भी विभिन्न चौघड़िया से कर सकते हैं। इससे चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि दिन का चौघड़िया या रात का चौघड़िया कोई भी अशुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का काल रात। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन चूंकि सूर्य देव का होता है और सूर्य देव तथा उनके पुत्र शनि देव से कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन जो काल चौघड़िया है वह काल बेला से ग्रसित होता है। वही बुध का चौघड़िया क्योंकि चंद्रमा रात्रि के होते हैं और चंद्रमा और उनके पुत्र बुध बुध चौदह जो चौघड़िया चंद्रमा के पुत्र बुध होते हैं। बुध अपनी माँ चंद्रमा से नाराज रहते हैं, इसलिए रात्रि का चौघड़िया, बुध का चौघड़िया यह काल रात्रि से ग्रसित प्रतिदिन बिना एक्सेप्शन। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया कह रहा है कि आज तुम शनि का दिन है। आज थोड़ी सी त्रुटि इसमें है, थोड़ा सा इंतजार करें। आज का चौघड़िया इस प्रकार है। दिन
आज रविवार है, सूर्य की चौकड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, सूर्य की चौकड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। और दिन का चौकड़िया अमृत चौकड़िया वालवेला से ग्रसित है, काल चौकड़िया कालवेला से ग्रसित है, और उद्वेग चौकड़िया संध्या का ए उद्वेग चौकड़िया संध्या में राहु काल से ग्रसित। वही रात्रि का चौकड़िया काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार आज का चौकड़िया जो अशुभता से है उसे परित्याग कर शेष चौकड़िया का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी कार्य में शुभता बनी रहे। और अंत में हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। पांचवा पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंध है, और अंक ज्योतिष अंकों को समझने, उसे जानने, उसे समझने तथा उसे याद रखने के लिए और अंत में सही इसका उपयोग करने हेतु इस प्रस्तुति का उद्देश्य हम इसी उद्देश्य से इस प्रस्तुति को लाए, ताकि आप अंकों को पहचाने, अंकों को जाने, अंकों को समझे तथा अंकों का सही उपयोग करें। अंकों की उपयोगिता हमारे जीवन में काफी है, और अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। और ये अंक ज्यादा अंक नहीं होते, 1 से 9 तक ही होते हैं, सिंगल डिजिट के अंक होते हैं। इसलिए अंक ज्योतिष का पहला सिद्धांत कि हमेशा सिंगल डिजिट एकल अंक में ही अंक प्रयोग होंगे, और वे अंक 1 से 9 तक ही होंगे। जब भी दो अंकों का समूह या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास आ जाए, तो वैसी स्थिति में सभी अंकों को उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। इसलिए इसे समझना, इसे याद करना, इसे जानना बहुत आसान। और ये 1 से 9 अंक को देखें तो पांचवा अंक जो होता है, ये बीचों अंक बीच का अंक होता है, और ये काफी शक्तिशाली होता है। साथ ही साथ इसे क्वालिटी होती है, इसका विजडम होता है, इसके पास आईक्यू होता है। आईक्यू 5 का काफी तेज होता है, और यही वजह है कि अपने आईक्यू के कारण अपने से पूर्व तथा बाद के अंकों को वह बैलेंस करके रखता है, संतुलित करके रखता है। और इतना ही नहीं, ये अंक 5 का अंक, इसके कोई दुश्मन नहीं होते, इसलिए 5 अंक महत्वपूर्ण है। 1 से 9 अंक जो है, इनके शासक ग्रह 9 ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। और इन सभी ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं होती है। ऐसी संभावना हो सकती है हमारे जन्म कुंडली में, जन्म तिथि में ही कोई अंक उपलब्ध नहीं, और ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोई अंक 2 से ज्यादा बड़ा है। दोनों स्थिति हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके गुण, उनके तत्व और उनकी ऊर्जाएं हमारे हमारे लिए कमी हो सकती है, अनुपलब्ध हो सकती है, या अधिक हो सकती है। दोनों हमारे लिए अच्छा नहीं। इसे हम समझेंगे अभी आगे की प्रस्तुति में। ग्रहों के अनुसार अंकों को, उनके शासक ग्रहों के अनुसार जो उनके तत्व हैं, गुण हैं आदि के अनुसार अंकों के साम्राज्य में इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से, या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, जो कि राहु होते हैं, इल्यूजन के कारक है, ये छायावादी ग्रह हैं, ये हमेशा कुछ न कुछ झांसा में रखने वाले हैं, झूठ बोलने वाले। तो 4 उनसे सम्मत होते हैं, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु से, या ऐसे व्यक्ति से जिन्हें पूर्व भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8वां अधीनस्थ कर्मचारी, समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर और न्यायाधीश। 9 को सेनापति, डॉक्टर या पुलिस,
तथा खून से, और इनके रंग भी उन्हीं ग्रहों के अनुसार होते हैं। ठीक है। अब इनकी इनको हम इनके गुणों से आपस में तालमेल भी जान सकते हैं कि इनकी मित्रता कैसी होगी। उदाहरण स्वरूप 1 और 2 की मित्रता कितनी अच्छी होगी, एक राजा एक दूसरा रानी। 2 और 5 की सबका रिश्ता कैसा होगा, एक माता दूसरा पुत्र। 2 और 4 का संबंध कैसा होगा, दो रानी और चौथा शरारती तत्व, झांसा में रखने वाले व्यक्ति। स्वाभाविक है कि इसे कुछ निकाल सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, हम अपना पूर्वानुमान कर सकते हैं। चलिए इस सूची जो है हम आपके समक्ष रखेंगे। आज हम जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें उपहार के रूप में कुछ अंक देते हैं, और वह अंक जन्म तिथि होता है। जन्म तिथि में तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है, किंतु वर्ष 4 अंक, और ये सभी को हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। आज हमने जो जन्म तिथि ली है वो किसी व्यक्ति के लिए है जो मशहूर व्यक्ति हो किसी भी क्षेत्र में, उनका जन्मदिन है। उन उनकी भी जन्मतिथि हमने ली है और यह गूगल से लिया है। अंक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार इसको हमने 21/12/63 को 1963 को एकल अंक में परिवर्तित किया। 21 का 3 आता है, 12 का भी 3 आता है, और 1963 का 1 आता है। तीनों को जोड़ते हैं तो 7 होता है। जब भी ऐसी तिथि आए जिसमें 11, 22, 33 या ऐसा अंक आ जाए, चाहे तो जन्म तिथि में या उसकी गणना करने के क्रम में, 11, 22, 33, तो उसके आत्मा से संबंध, इसे जन की आत्मा से संबंध होता है, इसे मास्टर नंबर कहा जाता है। और 13, 14, 16, 19 यदि आता है, चाहे तो तिथि में या गणना में, तो वह पूर्व जन्म के ऋण को लेकर के आया है, उसे कुछ ऋण इस जन्म में अदा कर रहे हैं, इसकी सूचना यह देता है। हमारा जो जन्म तिथि है वह मूलांक कहलाता है, बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहलाता है। यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। और वही तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक कहलाता है, बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहलाता है, और यह हमारे भविष्य की तरफ, कैरियर की तरफ बताता है। तिथि और माह को जोड़ते हैं केवल, तो वह हमारे बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपके समक्ष सारी अंक हम इस जातक का, जिनका जन्म तिथि है, वो आपके समक्ष कर सकते हैं। ड्राइवर जातक का 3 होता है, कंडक्टर 7 होता है। साथ ही साथ इनका जो अचीवमेंट नंबर होता है, जो एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर जो बाहरी व्यक्ति को बताता है, वह 6 होता है। और एटीट्यूड नंबर जो वर्ष से निकलता है, एंजल नंबर, सॉरी, एंजल नंबर जो वर्ष से निकलता है वह 1 होता है। इसे निकालने के लिए वर्ष को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं, और पुरुष के लिए उसमें से 11 में से घटाते हैं उसको, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। यह हमने आरंभ में ही किया है कि वर्ष का अंक जोड़ने पर 1 होता है, और चूंकि ये पुरुष की कुंडली है इसलिए 11 से उसमें 1 माइनस किए घटाए तो 10 बनता है, जिससे एक अलग को परिवर्तित करने के बाद 1 ही बनता है। इस जन्म तिथि में यदि हम बढ़िया से आकलन करें तो 4, 5, 8 ये मिसिंग नंबर, ये एक सूची हमने यहाँ रखी है। यह सूची आपके लिए है, जो कि परमानेंट अंकों का नंबर होता है। 4, 9, आप देखें इसी क्रम में इन अंकों को बिठाया गया है, और इससे हम देखते हैं कि 4, 5 और 8 इस जातक का मिसिंग नंबर है, जो कि हम अनुपलब्ध अंक में दिखाया है। साथ ही साथ एक अंक बहुत ज्यादा है, जातक का 9 अंक 2 बार आ चुके हैं, और 3 अंक, इन अंकों की पुनरावृत्ति न हो ऐसी हमें सुनिश्चित करनी है, क्योंकि 2 बार से ज्यादा जब भी होता है तो यह अच्छा फल नहीं देता। साथ ही साथ एक अंक तो कदापि ही हम दोबारा नहीं लाए, नहीं तो जोखिम बड़ा हो सकता है। और अब जो है ड्राइवर और कंडक्टर, देखिए अब सूत्र, मुख्य सूत्र बता रहा हूं कि अंक ज्योतिष मूलतः ड्राइवर और कंडक्टर की दूरी पर घूमता है।
पूरे जीवन काल में। इस जातक का जन्म, जो ड्राइवर है 3 है और कंडक्टर 7 है। पहला सूत्र है ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं हो। ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु होगा तो क्या होगा? जिस तरह बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो जाए तो बस का आरंभ से ही चलना समस्या कारक हो सकता है, वो चुनौती भरा हो सकता है। उसी तरह से यह भी जीवन आरंभ से ही स्ट्रगल चलेगा। और ये दूसरी स्थिति बन सकती है कि ड्राइवर का बस सुचारू रूप से चल रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर आपस में मित्र हैं, किंतु एक अच्छे ऐसे पड़ाव पर कुछ लोग ऐसे चढ़ गए, सवार हो गए उस पर, जो शत्रु है ड्राइवर कंडक्टर के, तो वहां से बस में वो चलने में बाधाएं होगी, परेशानियां, रुकावटें भी हो सकती। और यही वजह है कि हमारे जीवन में भी हम जब कुछ अंक ले आते हैं ऐसे जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु बन जाते हैं, तो हम जीवन हमारा वहीं से आरंभ होता है बाधा देना। और इसलिए अंकों को जानना जरूरी है कि आपके शत्रु अंक कौन है। मित्र अंक और जो सम अंक है उनको बाद में जाने, पहले शत्रु अंक को पहचाने और शत्रु अंक को फटकने न दें। यदि मिसिंग अंक जो आपके हैं, जैसे इस जातक का 4 5 8 मिसिंग है, यदि वह शत्रु है तो उसकी व्यवस्था न करें। यदि नहीं शत्रु है तो उसे जरूर लाएं। और लाने के क्रम में कैसे ला सकते हैं? मोबाइल अंक है आदि आदि करके। लेकिन जब मोबाइल अंक है, गाड़ी संख्या है, ये सभी ऊंचाई देते हैं। लेकिन यदि ड्राइवर और कंडक्टर खुद आपस में शत्रु हैं, तो जीवन के आरंभ के लिए से ही हमें आरंभ से अंत तक के लिए हमें कुछ अंक ऐसे व्यवस्था करने हैं जो दोनों के मित्र हों, और यह जीवन के आरंभ से ही फलते हैं और अंत तक फलते हैं, ताकि दोनों में सामंजस्य बना सके। मूलांक और भाग्यांक अगर शत्रु हो गए, इस प्रकार हम दे सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वह स्रोत कहां से होगा जहां से हम इस ड्राइवर और कंडक्टर के को मेडिटेट करने के लिए, दोनों को संबंध अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उस अंक की व्यवस्था करें। कहां से करें? कौन सा अंक ऐसा होगा? इसे थोड़ा दिमाग लगाइए और दिमाग लगाने के बाद शांतिपूर्वक सोचिए। जी हाँ, जीवन काल के ये तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है जिससे सारे अंक निकले हैं। 21/12/1963 ये अंक है। और ये जन्म तिथि जिसका भी है, अभी नाम बता देंगे थोड़ी देर में। लेकिन अब ये मूलांक और भाग्यांक ये जो निकला इसी से निकला, ड्राइवर कंडक्टर इसी से निकला, एंजल नंबर इसी से निकला, हमारा एटीट्यूड नंबर जो बाहरी व्यक्तित्व है इसी से, और जितने बॉक्स भर खाली हैं जितने भरे हैं इसी से निकले हैं। इसलिए ये स्टैटिक अंक, ये बदलेंगे नहीं। अब बदलने वाले अंक से ही, जिसे हम, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंकों से ही सृजित है। बाकी हम जो अब अर्जित करेंगे, हम जो बनाएंगे, वो डायनेमिक अंक होगा। डायनेमिक अंक में भी वैसे अंक को हम चुने जो स्टैटिक स्थिर होंगे। और मोबाइल हम लेते हैं, 2 मोबाइल रख सकते हैं, 3 मोबाइल रख सकते हैं, जिसको जब हम उपयोग करेंगे उसकी उसी समय एनर्जी जनरेट होगी। गाड़ी संख्या बदल सकते हैं, मोबाइल बदल सकते हैं, एक से ज्यादा गाड़ी की संख्या भी हो सकती है, मकान का भी उपयोग हो सकता है। तो वैसी स्थिति में सबसे प्रभावी जो होता है, जीवन के आरंभ से अंत तक चलने वाला जो अंक होता है, वह होता है नामांक। और इसलिए अंक ज्योतिषी चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी अंक ज्योतिषी हो, नाम में ही सुधार कोशिश करता है। और नामांक होता है, आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ है? जी हाँ, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया। और आपके नाम का जो अक्षर है उसके अंकीय मूल्य, उसको अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके उसका उपयोग जोड़ करके एक अंक बनाते हैं। यहाँ पर एक सूत्र और काम करता है, क्योंकि नाम ऐसा है जो हम जैसे ही ग्रुप में बैठे हैं, नाम का हमारा पहला अक्षर जिसे पुकारा जाता है, हमारी चेतना जागती है। और कई बार ऐसा होता है नाम को, पूरे नाम को पुकारने के पूर्व भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी काफी उपयोगी होता है।
वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुघ्न है। तो चलिए आइए, आज इनकी आज ये जो तिथि है, यह फिल्म एक्टर गोविंदा की। आप इनको देखें, और इनका मूलांक 3 है, भाग्यांक 7 है। नाम का पहला अक्षर 3 है, ध्यान से देखेंगे। मूलांक 3 है, भाग्यांक 3 है, नाम का पहला अक्षर 3 है, और नामांक 9 बनता है। इनका जो एंजिल नंबर है वह बनता है 1, और इनका जो एटीट्यूड नंबर बनता है 6। अब इनको हम यहीं पे, जो अभी हमने सारे अंकों को यहाँ पर हमने सजाया नामांक सहित, और तब देखें आप, अब आप शत्रुओं को देखेंगे, लेकिन इस सभी अंकों को हमने इस बॉक्स में, जो यहाँ पर बॉक्स हमने आपको दिखाया था, इस ये बॉक्स में हमने पूरा सजाया है। इसमें नामांक भी है, क्योंकि 9 एक ही बार आया है। देखिए, दूसरा बार नाम का हम अंक लेकर के आए, और इस प्रकार ये अंक खाली होते हैं। मोबाइल अंक, इनका मोबाइल हमें पता नहीं है, इसलिए मोबाइल नहीं आया। तो इस प्रकार इनके अंक हम प्रयोग किए। और अब शत्रु अंक कौन कौन होते हैं? जी हाँ, देखिए, 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9, 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। और इस प्रकार इन अंकों के दुश्मन अंक। इन दुश्मन अंकों को पहचाने यदि, तो कुछ अंक ऐसे भी हैं जो खुद अपने के दुश्मन हैं। 4 7 8 9, इनका मूलांक 7 है, मूलांक 3 है, भाग्यांक 7 है। 3 का 7 दुश्मन नहीं है, लेकिन 7 के 3 दुश्मन है। आप इस सूची को देखें, 7 के दुश्मन 7 खुद, 9 और 3 है। इसलिए 7 के दुश्मन इनका नामांक भी है, और 9 अगर नामांक पर ले जाते हैं तो वह 9 का दुश्मन है, 3 उसमें नहीं है। लेकिन 3 7 के दुश्मन इनका नाम का पहला अक्षर भी होता है, और इनका ये भी होता है। इसलिए इसमें नाम में थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। खैर, ये कंसल्टेशन नहीं है, ये सीखने के उद्देश्य से है। और आपके पास दूसरी सूची भी है, जो ये बताती है कि आपका मूलांक या भाग्यांक जो भी है, उसके नाम का शत्रु और अक्षर कौन से हो सकते हैं। यह हमने कुछ भी नहीं किया है। यह जैसे 1 का 8 यदि शत्रु है, तो 8 का अक्षर कौन सा होगा, एफ और पी, यही हमने अलग से, ताकि नाम का जो आप किसी भी बच्चे का नामकरण करने जाए, तो ये सुनिश्चित करें कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अक्षर से आरंभ न करें, और साथ ही साथ मूलांक और भाग्यांक का, उसके बच्चे का जो नामांक हो, वह न शत्रु हो। और इस तरह से हम सुनिश्चित कर सकते हैं। एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि हम यदि नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, और कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, कोई व्यवसाय कर रहा हो, वो नाम परिवर्तन करे, तो कैसे करेगा? क्योंकि सर्टिफिकेट अलग है, उतना करना आसान नहीं। इसलिए आपको उसमें सलाह देते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट पे आप अपने नेम प्लेट में जगह जगह नंबर, नाम जहां यूज करते हैं वहां करें। अकाउंट का नाम बदलना नहीं है, जो सर्टिफिकेट के आधार पर है, क्योंकि वह ज्यादा प्रयोग नहीं होते। हाँ, पासवर्ड आप सही रखें। ये सब आप उपाय करें। नाम को जो है, आप सोशल मीडिया के अकाउंट में, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, उसमें आप नाम को सही रखें, चेंज करके रखें। वह ऊर्जा देंगे। खूब नाम लिखें, चेंज किया और नाम खूब लिखें, यह ऊर्जा देगा, और इस ऊर्जा तक इसी से एक्टिव करें। अब अंत में आपके लिए बोनस प्रस्तुति, वह है पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करें, यह वर्ष कैसा बीतेगा। इसके लिए ओरिजिनल जो बर्थ डेट है, उसमें से वर्ष को निकाल दिए और वर्तमान वर्ष को जोड़ दिए, और फिर भाग्यांक निकाल दिए। यदि यह भाग्यांक रनिंग एज
और मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक नहीं है तो 3 अच्छे साल अच्छे गुजरने की संभावना है। यदि है तो बाधाएं के साथ हो सकती है। जैसे इन्हीं का देखें तो इनका रनिंग एज 9 है, इनका जो भाग्यांक निकलता है 6 है, और मूलांक 3 है। 3 का शत्रु 6 होता है। साथ साथ 9 का भी 6 शत्रु होता है, जो कि रनिंग एज है, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर साल अच्छा ही जाने का समय। तो ये आप निकाल सकते हैं अपना भी। आप ये अंक ज्योतिष से आप पूरे अंक का जो ये है सीख कर, इसे अच्छी बात 2-3 बार देखकर आप अपना ये आकलन कर सकते हैं, अपने नजदीकियों का कर सकते हैं, और उचित आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके आगे भी कुछ है जो कि एडवांस न्यूमरोलॉजी में है। पहले इसके बेस बनाइए और खुद प्रयास कीजिए, आप अंक ज्योतिष बन सकते हैं, पक्का गारंटी। अब आगे के लिए आज का अंक क्या कहता है। आज के विभिन्न तिथियों में किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों, तो आज का जो मूला भाग्यांक है 6 बनता है, और 6 शत्रु होता है केवल 3 का। तटस्थ है 2 का, यानी 2, 11, 20, 29 को जो जातक जन्म है दिए हैं, उनके लिए आज दिन साधारण होने की संभावना है। 3, 12, 21, 30 को जिनका जन्म है किसी भी माह का, उनके लिए आज दिन सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि शुभता के संकेत नहीं है। 3 और 6 शत्रु हुआ करते हैं, इसलिए उनके लिए शुभता संकेत यही है कि सावधानी बरतें आज के दैनिक कार्यों में भी, वाहन चलाते समय आदि। कोई भी वाद विवाद से दूर रहे। और शेष जातक के ठीक सुबह एक और अंक है, क्योंकि 3, 6 के शत्रु कभी कभी बन जाते हैं, वे होते हैं 9, 18, 27। 6 के 9 भी शत्रु होते हैं, इसलिए जो मंगल के हैं 9, 18, 27 जन्म के जातक जातक ये थोड़ी सी परेशानी इनको हो सकती है। 3 वाले 3, 12, 21, 30 को ज्यादा परेशानी हो सकते हैं, क्योंकि 6 और 3 आपस में अति शत्रु। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी साबित होगा। फिर भी यदि कोई सुझाव आपके पास है जिससे हम प्रस्तुति को और उपयोगी बना सके, तो आपका सुझाव आमंत्रित है। गले में खराश होने के कारण कुछ आवाज में थोड़ी सी आपके लिए अशुभता रही हो, इसके लिए क्षमा। और अंत में, यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे प्रस्तुति को आप तक पहुंच सके हर प्रस्तुति, और आप उसे ज्ञान, आप उसे लाभान्वित साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी कल्याण हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जिस प्रकार आज रविवार का दिन है, सूर्य का प्रकाश बिना किसी भेदभाव के सभी जगह पहुंचता है, इस ज्ञान को भी पहुंचाए। और अंत में हम प्रार्थना करते हैं सूर्यदेव से, आपका दिन शुभ। जय श्री